सो वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। सभी बच्चे आ गए हैं। व्हाट वी आर डूइंग अर्लियर, प्लीज टेल एनीवन व्हाट वी आर डूइंग अर्लियर। हम क्या कर रहे थे अपने लास्ट क्लास में? मैम परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हम कवर कर रहे थे। पूछती हूँ मैं आपसे क्वेश्चन। अच्छा, मुझे बताइए कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? बताओ क्या समझते हो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से? कोई भी बताओ क्या समझते हो? हाँ बच्चे, इस पे वो लाइव का ऑप्शन तो है, पर लेकिन उस पे ऑप्शन आना चाहिए ना कि ये जो स्क्रीन है, जो मैं आपको फाइल शो कर दूं। ये जैसे लिखा है ना, यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन, इस टाइप का फाइल का ऑप्शन आना चाहिए। Formation, sale and agreement to sale, contract of sale, how made, existing or future goods, ठीक है, existing or future goods, goods perishing before making of contract, good perishing before sale and after the agreement to sale. Performance of the contract, ठीक है। The first of all tell me what do you mean by the sales of goods act? देखो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आप बताइए क्या समझते हैं आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से जितनी भी मैंने आपको अर्लियर क्लासेस में समझाया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मैंने अर्लियर क्लासेस में आपको समझाया है सिंपल सा यही कि हमें, यानी कि ये एक सेलर की ड्यूटी होती है क्या, गुड्स को देना, ठीक है, गुड्स को डिलीवर करना, और गुड्स को भी, और वो भी एक मतलब कि अच्छी क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं उन्हें डिलीवर करना। सो ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर में इट इज द ड्यूटी टू द सेलर, ठीक है, इट इज द ड्यूटी टू द सेलर टू डिलीवर द गुड्स, गुड्स को डिलीवर करने की, एंड ऑफ द बायर, बायर की होती है कि उन्हें एक्सेप्ट करने की और उन्हें पे करने की उनकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो वही है ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर में, इट इज द ड्यूटी टू द सेलर टू डिलीवर द गुड्स। जिस टाइप से हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कवर करते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हमें कुछ राइट्स बताए गए हैं कि सेलर्स के कौन कौन से राइट्स हैं, ठीक है। पेमेंट के रिगार्डिंग हम स्टडी कर चुके थे, डिलीवरी के रिगार्डिंग हम स्टडी कर चुके थे कि गुड्स की हमें किस टाइप से डिलीवरी करनी है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने स्टडी किया था, ठीक है। मान लीजिए कभी कभी जो सेलर होते हैं वो हाफ गुड्स की डिलीवरी करते हैं, ठीक है। अगर सेलर है उन्होंने जो गुड्स की डिलीवरी की है वो पार्ट डिलीवरी की है गुड्स की, तो पार्ट का मतलब क्या होता है? पार्ट का मतलब है कि उन्होंने फुल गुड्स की डिलीवरी नहीं की है, उन्होंने हाफ गुड्स की डिलीवरी की है। तो इसका मतलब कि उनके पास है कि वो, आप इसे सेम ट्रीट करोगे,
मान लीजिए बायर ने कहा कि 100 लॉट्स चाहिए, लेकिन आपने 50 लॉट्स कर दिए, इसका मतलब कि जो वही 50 लॉट्स के आपके राइट्स हैं कि आपको वो उतने ही अमाउंट आप लें। तो ये पर्पस भी हमने ये इतना पार्ट भी हमने कवर किया था। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, ठीक है, इंस्टॉलमेंट। अब नेक्स्ट मुझे आपको समझाना है, यहाँ से यहीं से हमें कवर करना है अपना परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम समझ रहे थे, बताओ हमें यहीं से कवर करना है। यस मैम। ठीक है, और प्लीज सभी ढंग से सुनिएगा, एक्टिवली इन्वॉल्व होना। ये पूछना है मुझे आपसे कि आप लोग ने क्या क्या कवर कर रहे हो या क्या क्या नहीं। ठीक, फाइन। नाउ सी द डिलीवरी टू कैरियर और वॉर फिंगर। ठीक है, देखो कुछ बच्चे आज न्यू होंगे तो उन्हें नहीं समझ में आएगा अगर कोई मतलब देखता है तो कि ये क्या चल रहा है। ये आपका बिजनेस लॉ का टॉपिक है, बिजनेस लॉ आपकी बुक है। बिजनेस लॉ में हम आपके देखो जो 2-3 जो भी टॉपिक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो चुका है और जिन्होंने कर लिया है वो यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आप उसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अच्छा मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सभी ने कवर किया है या नहीं? हाँ मैम, कर ली। क्या आप सभी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर किया है या नहीं? ठीक है, कर लो, पेपर आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से क्वेश्चन आता है, नोट्स प्रिपेयर करो। मैंने आपको जो फाइलें हैं वो भेज चुकी हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो उसमें से नोट्स प्रिपेयर कर लो, कवर कर लो फिर, क्योंकि मैं आपको फिर असाइनमेंट्स भी दूंगी। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक हम कर रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, बहुत सिंपल टॉपिक है, हम सभी जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखो इन दोनों चीजों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन हमें इसे एक टेक्निकल टर्म्स के जैसे एक अपने लॉ के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसे हमें स्टडी करना है। सो डिलीवरी टू कैरियर और वॉर फिंगर, ठीक है, कि यानी कि कैरियर की और वॉर फिंगर की कौन कौन सी डिलीवरी है। वेयर इन परसुएंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अच्छा सबसे पहले देखो एक एक टर्म आपको समझा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आगे के डिफिकल्ट हैं इसलिए। पर यहाँ पे क्या है, वेयर इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होगा बताओ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब सिंपल है, आपने क्या अभी गुड्स बेचे हैं, ऑब्वियसली बेचे नहीं होंगे तो खरीदे तो होंगे, वो सभी ने परचेज की हैं गुड्स। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसने गुड्स नहीं या फिर मार्केट से कुछ भी परचेज ना किया हो। आप वहां पे जाते हैं, आप वहां से मार्केट से परचेज करते हैं। सो वेयर इन परसुएंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर इज ऑथोराइज्ड और रिक्वायर्ड टू सेंड द गुड्स टू द बायर। ये हमें पता है कि जो सेलर होता है, सेलर को ऑथोराइज्ड होता है, रिक्वायर्ड किया जाता है कि वो बायर को गुड्स भेजे, बायर को गुड्स सेंड करे। तो द सेलर इज ऑथोराइज्ड और रिक्वायर्ड, क्योंकि देखो सिंपल है, अगर बायर उसकी शॉप पर गया है मनी लेके, पैसे लेके कि मुझे ये गुड्स लेना है, तो बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेलर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स को देने की, राइट? तो सेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी गुड्स को देने की है। सो वेयर इन परसुएंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर इज ऑथोराइज्ड और रिक्वायर्ड टू सेंड द गुड्स टू द बायर। तो जो सेलर है वो ऑथोराइज्ड है और रिक्वायर्ड है टू सेंड द गुड्स टू द बायर। ठीक है, डिलीवरी ऑफ द गुड्स, डिलीवरी ऑफ द गुड्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लो बायर ने कहा है, ठीक है, कि जो ये गुड्स हैं ये मैं अभी नहीं, आप ये गुड्स इस प्लेस पे या इस जगह पर, ठीक है, भिजवा देना। तो वो जो यानी कि गुड्स को भेजना, गुड्स को सेंड करना, इनको हम बोलते हैं डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू ए कैरियर। कैरियर का मतलब क्या होता है कि जो लेके जाने वाला है, ठीक है, या आप यहाँ पे कैरियर मैंने कि जो लेके जाता है,
वेदर नेम्ड बाय बायर और नॉट, ठीक है, हो सकता है कि वो जो कैरियर है वो सेलर का ही हो, ठीक है, लिखा है ना वेदर नेम्ड बाय बायर और नॉट, बायर के द्वारा भी हो सकता है और नहीं भी। सो डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू ए कैरियर, ठीक है, डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू ए कैरियर की जो गुड्स की जो डिलीवरी होती है कैरियर की, वेदर नेम्ड बाय बायर और नॉट, ठीक है, बायर का होता है या नहीं, ठीक है, यानी कि वो जो कैरियर है वो बायर का हो सकता है या बायर का नहीं। फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, ठीक है, क्यों किया गया है, गुड्स की जो डिलीवरी है, ठीक है, अब ये जो कैरियर का मतलब कि जो लेके जाएगा, ठीक है, अब मान लीजिए सेलर ने कहा ठीक है मैं आपको इस टाइम पे, ठीक है, ये जो गुड्स है वो भिजवा दूंगा, या फिर सेलर या फिर बायर ने कहा कि मेरा कोई जो पर्सन है वो आएगा, ठीक है, वो गुड्स को लेके जाएगा। यहाँ पे कैरियर का मतलब कौन है, जो कि गुड्स को लेके जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू दी बायर, बायर को ट्रांसमिशन, बायर को लेके जाने के पर्पस के लिए, तो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू दी बायर और डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू ए वॉरफिंगर फॉर सेफ कस्टडी। मान लीजिए कि जैसे बोला जाता है कि ये पर्सन है कि मान लीजिए सेलर ने कहा कि ये जो वो 2 दिन के लिए या फिर वहां नहीं है, ठीक है, तो अब बायर ने कहा कि ठीक है उसको ये रखना है, तो यहाँ पे आप यहाँ रख सकते हैं वॉरफिंगर का मतलब ओनर होता है, ठीक है, कि जैसे अगर यहाँ पे ओनर का मतलब होता है कि जो उस चीज को रखता है, ठीक है, कि जैसे कोई भी कस्टडी रखता है जो गुड्स की, ठीक है, तो यानी कि वो जो गुड्स की कस्टडी रखता है, अब सेलर है किसी थर्ड पर्सन को, चाहे जब तक कि बायर हाँ ना कहे कि इस पर्सन को दे दे तब तक तो सेलर गुड्स को उस पर्सन को नहीं देगा, ठीक है, तो वही या तो सेलर अपने एजेंट को देगा, आप एजेंट समझते हैं, तो या तो फिर जो सेलर है वो अपने एजेंट को देगा कि ठीक है ये जो गुड्स है ये आप वहां पे डिलीवर कर दो, या अपने कैरियर को देगा जो कि उनका पर्सन होगा, ठीक है, जो कि उनका लेके जाने वाला होगा, तो वही, और डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू अ वॉरफिंगर फॉर सेफ कस्टडी, यानी कि जो गुड्स की जो डिलीवरी है वॉरफिंगर को दी जाएगी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कौन है, ओनर को, तो और डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू ए वॉरफिंगर फॉर सेफ कस्टडी, यानी कि सेफ कस्टडी के लिए वॉरफिंगर को गुड्स की डिलीवरी की जाएगी, इज डीम टू बी डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर, तो वो क्या डीम किया जाएगा, वो डीम किया जाएगा इज डीम टू बी डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर, वो डीम्ड होगा कि वो गुड्स की डिलीवरी होगी किसे, बायर को, तो इज डीम टू बी अ डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर, ठीक है, तो उसे डीम करेंगे कि वो गुड्स की, ठीक है, डिलीवरी की बायर को करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप एक कैरियर के द्वारा भी और वॉरफिंगर के द्वारा भी कर सकते हैं। और अगर सेफ कस्टडी में जो गुड्स होते हैं, देखो यहाँ पे आपको इसमें खुद से माइंड लगाने की जरूरत है कि जो गुड्स सेफ कस्टडी में हमेशा ओनर के पास ही होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें से थेफ्ट का रीजन या फिर हमें ये रीजन नहीं रहेगा कि वहां से मनी आएगी या नहीं आएगी, सेलर है, सेलर के जो, देखो जब गुड्स जिसके हो जाते हैं, ठीक है, तो ओनरशिप है यहाँ पे ओनर के द्वारा है, अगर बायर ने परचेज कर लिया है तो फिर बायर ओनर बन जाएगा उन गुड्स का, ठीक है, तो फिर सेलर का उसका राइट्स नहीं होता, अगर सेलर की है तो फिर उसका बायर का उस पर राइट्स नहीं होता। सेकेंड, अनलेस अदरवाइज ऑथोराइज्ड बाय द बायर, देखो जब तक क्या लिखा है, प्लीज इस टेक्निकल जो लाइन को देखो, एक सिंपल से जो हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या स्टडी किया, आप इसको अपने खुद से इंग्लिश में फ्रेम करोगे तो आप एक लाइन में से कंप्लीट कर दोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने टेक्निकल वर्ड्स यूज किए, कैसे कि जो गुड्स को सेंडिंग वर्ड आप यूज नहीं करोगे कि हम गुड्स को सेंड कर रहे हैं, या यहाँ पे आप वर्ड यूज करोगे डिलीवरी, मैं आपको वर्ड्स भी बता रही हूँ, लिखना चाहो तो आप प्लीज लिख लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पर आप वर्ड्स यूज करोगे, डिलीवरी वर्ड यूज करोगे, ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू ए कैरियर, यहाँ पे कैरियर यानी कि जो कि लेके जाएगा, ठीक है, अब और यहाँ पे वॉरफिंगर पे आया हुआ है ओनर, ओनर
चाहे अगर गुड्स कंप्लीटली सेल आउट हो चुके हैं फिर तो ओनर कौन है, बायर है। अगर गुड्स कंप्लीटली सेल आउट नहीं हुए हैं तो ओनर कौन है, ओनर फिर आपका सेलर है। तो अनलेस अदरवाइज ऑथोराइज्ड बाय द बायर लिखा है, जब तक अदरवाइज, अनलेस अदरवाइज ऑथोराइज्ड बाय द बायर, ठीक है, जब तक कि वो बायर के द्वारा ऑथोराइज्ड किया गया है। तो अनलेस अदरवाइज ऑथोराइज्ड बाय द बायर, ठीक है, बायर के द्वारा ऑथोराइज्ड है, द सेलर शैल मेक सच कॉन्ट्रैक्ट विद द कैरियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बताया था, मान लीजिए सेलर ने ना मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ये बना दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कोई एक्टिवेट नहीं है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि सेलर ने कहा कैरियर के लिए, ठीक है, जो लेके जा रहा है, ठीक है, कि ये वो गुड्स को लेके जाएगा, और मान लीजिए ये बायर को नहीं पता। तो इस केस में दिखा है ना कि यहाँ पे आपको बायर है, बायर जब तक ऑथोराइज नहीं करता तब तक तो सेलर कर सकता है। मान लीजिए बायर है, बायर ने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है, कौन लेके आएगा या कैसे है, फिर तो ये जो सेलर है, सेलर खुद भेज सकता है, ये उसका राइट है। लेकिन अगर बायर ने ऑथोराइज कर दिया, बायर ने बता दिया है, ठीक है, कि ये जो गुड्स है ये ऐसे ऐसे इस टाइप से लिए जाएंगे, फिर तो ये बायर का ही क्या होता है, हक बनता है, ठीक है, राइट्स बनेगा। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, अनलेस अदरवाइज ऑथोराइज्ड बाय द बायर, जब तक कि ये बायर के द्वारा ऑथोराइज्ड किया जाता है, सेलर शैल मेक सच कॉन्ट्रैक्ट विद द कैरियर और वॉल फिंगर। तो जो सेलर है वो कैरियर और वॉल फिंगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। तो सेलर शैल मेक सच कॉन्ट्रैक्ट विद द कैरियर, ठीक है। तो देखो इसका मतलब कि जब तक ये बायर ने ऑथोराइज नहीं किया, जब बायर ने ऑथोराइज नहीं किया तो सेलर खुद से जो लेके जाने वाला है उसका, यानी कि सेलर का जो कैरियर के साथ, ठीक है, उसके बायर के बिहाफ में बोल सकता है, मे बी रीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द गुड्स एंड अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है, वो उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि वो गुड्स को लेके जाए। और फिर कुछ रीजनेबल्स मतलब कि रीजनेबल्स भी होते हैं कि गुड्स कब लॉस्ट हो या गुड्स कब लॉस्ट नहीं हो। इफ द सेलर ओमिट सो टू डू, ठीक है, इफ सेलर ओमिट सो टू डू, ठीक है, अगर मान लीजिए कि सेलर मतलब भूल जाता है ऐसा करना, या फिर ओमिशन का मतलब क्या होता है, मिसिंग, ठीक है। तो इफ द सेलर ओमिट सो टू डू, द गुड्स आर लॉस्ट एंड डैमेज्ड इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट, ठीक है, और इन द वार फिंगर। तो अब सिंपल सा मतलब है कि आपने बायर को बताया नहीं, ठीक है, बायर ने सिंपली कहा था कि 6 बजे तक ये मेरे यहाँ पे भिजवा देना गुड्स, तो सेलर ने, ठीक है, ये नहीं किया, और गुड्स आर लॉस्ट एंड डैमेज इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट। कोर्स ऑफ ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, रास्ते में। मान लीजिए कि जो उसको लेके जाने वाला है, कैरियर है, वो जो गुड्स है वो लॉस्ट हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं रास्ते में। क्या ऐसा नहीं होता? ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जो गुड्स होते हैं वो रास्ते में, देखो जब जहां भी गुड्स बायर ले लेगा, ठीक है, उसके बाद बायर के लेने के बाद वो गुड्स कितने भी लॉस्ट क्यों ना हो जाए, वो गुड्स कितने भी डैमेज क्यों ना हो जाए, ठीक है, उसके लॉस के बाद वो गुड्स कितने भी लॉस्ट क्यों ना हो जाए, वो गुड्स कितने भी डैमेज क्यों ना हो जाए। सो गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट, ठीक है, कि जो गुड्स हैं वो यानी कि रास्ते में ही अगर कोर्स ऑफ ट्रांजिट में अगर क्या हो गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं और डैमेज हो गए हैं, तो ठीक है, गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट और वाइल्स इन द कस्टडी ऑफ द वॉर फिंगर, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इसका मतलब कि वो जो कैरियर है लेके जाने वाला किसका है, सेलर का है। गुड्स खराब हुए, गुड्स लॉस्ट हुए, तो लॉस किसका होगा, सेलर का, ठीक है। गुड्स अगर वॉर फिंगर की कस्टडी में खराब हुए, इसका मतलब कि ओनर की कस्टडी में आपके गुड्स खराब हुए, तो लॉस किसका होगा, सेलर का। तो यहाँ पे सेलर का कंप्लीटली लॉस है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वो जो कैरियर है लेके जाने वाला है वो बायर का नहीं है, वो सेलर का है।
ठीक है, वो ओनर का है। तो यहाँ पे अगर वो वारफिंगर के ओनर की ही कस्टडी में ही है, लॉस्ट हुए हैं, अगर गुड्स लॉस्ट हुए हैं, डैमेज हुए हैं रास्ते में, ट्रांजिट में, और वारफिंगर की ही कस्टडी में, तो वो लॉस किसका है? वो जो गुड्स लॉस किए गए, डैमेज किए गए हैं, वारफिंगर के। ठीक है, द बायर में डिक्लाइन टू ट्रेड डिलीवरी टू द कैरियर और वारफिंग एज ए डिलीवरी टू हिमसेल्फ। कह रहे हैं बायर में डिक्लाइन टू ट्रेड डिलीवरी टू द कैरियर, कि जो बायर है, ठीक है, वो यानी कि में डिक्लाइन टू ट्रेड, मना कर देता है। ठीक है, तो अगर बायर है, क्योंकि वो जो गुड्स है मान लीजिए डैमेज हो गए हैं, या फिर जो गुड्स ठीक हैं वो ले लिए बायर ने, अगर बायर डिक्लाइन कर देता है कि जो उनकी डिलीवरी को ट्रीट करने के लिए कैरियर को या वारफिंगर को एज ए डिलीवरी टू हिमसेल्फ, और मे होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल इन डैमेजेस, तो इसका मतलब फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है डैमेजेस के लिए? बताइए। अगर वही सब कुछ सेलर का है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है डैमेजेस के लिए? मैम सेलर। मैम सेलर। एग्जैक्टली, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेलर रिस्पॉन्सिबल है, तो यानी कि सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो वही लिखा है, बायर में डिक्लाइन टू ट्रीट द डिलीवरी टू द कैरियर और वारफिंगर एज ए डिलीवरी टू हिमसेल्फ, और में होल्ड सेलर रिस्पॉन्सिबल इन डैमेजेस, और जो सेलर होते हैं यानी कि वो डैमेजेस में रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनेगी? यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेलर की बनेगी, ये ध्यान रखना। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है, क्यों? क्योंकि वहां पे सेलर ने भेजा है। ठीक है, तो अगर उसने सेंड किया है, इसका मतलब अगर उसने सेंड किया है, इट मीन्स कि डैमेजेस भी कौन पे करेगा? सेलर ही डैमेजेस को पे करेगा। और मे होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल इन डैमेजेस। ठीक है, थर्ड क्या लिखा है? अनलेस अदरवाइज एग्रीड। देखो, एग्रीड का मतलब जब तक कि कोई हाँ नहीं करता। ठीक है, unless otherwise agreed, where the goods are sent by the seller to the buyer by a route involving sea transit। ठीक है, तो जैसे कि जब कह रहे हैं जहां पर गुड्स सेलर के द्वारा भेजे जाएंगे, सेंड किए जाएंगे बायर को, तो वेयर गुड्स आर सेंट बाय द सेलर टू द बायर, जहां पर जो गुड्स हैं वो सेलर के द्वारा सेंड किए जाएंगे बायर को, किस रूट के द्वारा? रूट के द्वारा इन्वॉल्विंग सी ट्रांजिट, की जैसे समुद्र के ट्रांजिट, यानी कि सी ट्रांजिट के इन्वॉल्व के द्वारा। ठीक है, तो बाय अ रूट इन्वॉल्विंग सी ट्रांजिट इन सर्कमस्टांसेस इन विच इट इज यूजुअल इन टू इंश्योर द सेलर शैल गिव सच नोटिस टू द बायर। ठीक है, जो सेलर है शैल गिव सच नोटिस टू द बायर, तो यानी कि जो सेलर है वो बायर को ये नोटिस देगा। ठीक है, क्योंकि देखो उसको, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ना अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर बायर एग्रीड करता है, बायर कहता है ठीक है आप समुद्र के द्वारा, समुद्र के रास्ते से, ट्रांजिट मतलब वे, तो यानी कि सी के द्वारा से, सी के माध्यम से, ठीक है, आप यानी कि सी के रूट से, सी रूट से आप ये गुड्स हमें, ठीक है, सेंड कर दो। उस केस में लॉस किसका होगा? फिर वहां पे आपको कैरियर देखना पड़ेगा, लेके कौन जा रहा है गुड्स, कि वो जो गुड्स हैं वो बायर लेके जा रहा है, ठीक है, कि वो जो गुड्स हैं सेलर का है या वो जो गुड्स है बायर का है। तो अनलेस अदरवाइज एग्रीड, तो वेयर गुड्स आर सेंट बाय द बायर बाय द सेलर टू द बायर। ठीक है, जहां वेयर द गुड्स आर सेंट बाय द सेलर, जो गुड्स हैं वो सेलर के द्वारा सेंड किए गए हैं टू द बायर बाय अ रूट इन्वॉल्विंग सी ट्रांजिट in circumstances in which it is usual to ensure the seller shall give such notice to the buyer। ठीक है, कि देखो क्योंकि यहाँ पे सेलर को नोटिस बताना पड़ेगा बायर को, अगर उसने नहीं बताया तो, नहीं बताया का मतलब क्या है? अगर उसने, क्योंकि कुछ डिस्क्लोज नहीं किया, अगर सेलर ने डिस्क्लोज नहीं किया बायर को, ठीक है, अगर सेलर ने यानी कि डिस्क्लोज नहीं किया, तो उस केस में, और
बायर अनअवेयर है, बायर को नहीं पता, तो बायर और वो जो गुड्स हैं डैमेज हो जाते हैं, तो वो जो रिस्क होगा किसका होगा, सेलर का रिस्क होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में बायर ने उस चीज के ऊपर हाँ नहीं की, इस केस में बायर ने उस चीज के ऊपर एग्रीड नहीं किया। तो अनलेस अदरवाइज एग्रीड, ठीक है, कि अनलेस जब तक ये अदरवाइज एग्रीड, यानी कि उस केस में वो एग्रीड नहीं किया गया, तो seller shall give such notice to the buyer as may able him to insure them during their sea transit, तो उनके sea transit के द्वारा। and if the seller fails so to do, अगर यानी कि seller ऐसा करने से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, the goods shall be deemed to be at his risk during such sea transit, तो जो गुड्स होंगे, देखो ऐसे लिखा है ना, अगर बायर ने एग्री किया, ठीक है, और वो जो कैरियर है बायर का है, इट मींस कि बायर फुल्ली अवेयर है, ठीक है, और फिर उसमें जो भी कोई डैमेज होगा वो किसका होगा, बायर का होगा। लेकिन यहाँ पे अगर सेलर नहीं है, ठीक है, और यहाँ देखो ऐसा भी है कि एग्रीड होना चाहिए बायर के द्वारा। वो अगर बायर ने कहा कि ठीक है, जब तक मेरे पास वो गुड सही सलामत नहीं आएंगे मैं तब तक उनकी फुल पेमेंट नहीं करूंगा, तो क्या वहां पर इस केस में जितना भी सी ट्रांजिट का जो भी डैमेज होगा, जो भी लॉस होगा, वो किसके द्वारा बॉन्ड किया जाएगा, वो बॉन्ड किया जाएगा बायर के द्वारा, सेलर के द्वारा, बायर के द्वारा नहीं। क्योंकि बायर ने अपनी कंडीशन रखी, बायर ने कहा कि मेरे पास जब गुड्स आएंगे वो तभी होंगे। क्योंकि देखो कितने सारे हम यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, क्या उसमें ये कंडीशंस नहीं होती? और ये भी हम जानते हैं कि जो अगर आपने गुड्स दूसरे के लैंड पे आप परचेज करके लेके आए हो और फिर उन गुड्स को आपने खरीद लिया, परचेज कर दिया, क्योंकि आप एक बायर हो गए, और फिर आप उन्हें अपने देश में लेके आ रहे हो, अपने वर्ल्ड मतलब कि अपने इंडिया में लेके आ रहे हो, तो फिर एंटायर लॉस किसका होगा? अगर होता है तो फिर एंटायर लॉस होगा वो आपका होगा, अगर होगा तो ये ध्यान रखना। तो जो भी एंटायर लॉस होता है वो आपका होगा। सो अनलेस अदरवाइज एग्रीड वेयर गुड्स आर सेंट बाय द सेलर टू द बायर, कि जहाँ पे जो गुड्स है वो सेलर के द्वारा सेंड किए जाते हैं बायर को बाय अ रूट के द्वारा इन्वॉल्विंग सी ट्रांजिट, तो इन सर्कमस्टांसेस इन विच इट इज यूजुअल टू इंश्योर The seller shall give such notice to the buyer, ठीक है। तो फिर देखो इस केस में यानी कि इन्फॉर्म करना, बताना जरूरी है। जब यानी कि गुड्स कंप्लीटली परचेज हो गए हैं फिर तो कोई टेंशन नहीं है सेलर की, ठीक है, फिर तो ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लेके जाना। और ये जो मतलब सी रूट के द्वारा भी है, देखो एक्चुअल में क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद खरीदने वाले की है, बायर की है। क्यों? क्योंकि गुड्स उसको नीड है, ये तो एक सेलर अपनी एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, फिर भी पर ये डिपेंड करता है, ये दोनों है, क्योंकि इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट बना, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना। ये सेलर और बायर के बीच के जो भी डीलिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं उनके ऊपर ही ये कंसेप्ट आपका डिपेंड करेगा। तो सेलर शैल गिव सच नोटिस टू द बायर as may able him to insure them during their sea transit, and if the seller fails to do, अगर सेलर फेल हो जाता है ऐसा करने से, तो गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी एट हिज रिस्क। कहने का मतलब है अगर सेलर ने बायर को इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है, अगर या तो बायर को या बायर ने पहले ही बोला है, या बायर ने अगर पहले ही सिंपल सा उनको डिस्क्लोज कर दिया, बायर ने क्या डिस्क्लोज किया, सिंपल कि भाई मेरे पास जब तक गुड्स आएंगे मैं तभी परचेज करूंगा, या फिर मैं उनके लैंड पे आके तो लेके जाने वाला है, लॉस उसको होगा, ठीक है। इफ द सेलर फेल सो टू डू, अगर सेलर मतलब ऐसा करने से फेल हो जाता है, द गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी एट हिज रिस्क ड्यूरिंग सच सी ट्रांजिट, तो जो गुड्स होगा वो ऐसे सच सी ट्रांजिट के दौरान उस पे रिस्क पर होगा, ठीक है। तो यानी कि वो जो रिस्क होगा एंटायर, वो जो एंटायर रिस्क है वो किसका होगा, वो एंटायर रिस्क सेलर का होगा। तो सेलर फेल्स टू डू, द गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी एट हिज रिस्क ड्यूरिंग सच सी ट्रांजिट, तो ऐसे
सी ट्रांजिट के दौरान तो जो गुड्स हैं वो ऐसे रिस्क पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं, रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंस प्लेसेस। ठीक है, अब जो रिस्क है जहाँ पे जो गुड्स डिलीवर्ड किए जाएंगे दूर के प्लेसेस पे, डिस्टेंस प्लेसेस पे। अच्छा, डिस्टेंस प्लेसेस पे तो ये भी बहुत सिंपल से हैं, बताओ ये आपको समझ में आया? अच्छा बताओ, अगर यहाँ पे डिस्टेंस प्लेसेस का पॉइंट लिखा है तो क्या मतलब है? हम यही टॉपिक कवर कर रहे थे ना, मुझे ऐसा लगा शायद ये मैं करवा चुकी हूँ आपको। यही कर रहे थे, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा इसका स्टार्टिंग का जो इनिशियल पॉइंट है वो भी कवर करना है। ठीक है भाई, रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंट प्लेस। ठीक है, जहाँ पे रिस्क, जहाँ पे जो गुड्स है वो यानी कि डिस्टेंस प्लेस पे, दूर के प्लेस पे डिलीवर्ड किए जाएंगे। ठीक है, अब वही सेम सिचुएशन है कि जब यानी कि जहाँ पे जो गुड्स है वो दूर के प्लेस पे, डिस्टेंट प्लेस पे जो गुड्स डिलीवर्ड होंगे, कह रहे हैं वेयर द सेलर ऑफ गुड्स एग्रीज टू डिलीवर देम एट हिज ओन रिस्क। ठीक है, कह रहे हैं जहां पर जो सेलर ऑफ द गुड्स, गुड्स के जो सेलर हैं एग्री करते हैं। देखो मैंने आपको क्या बोला, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हो, ध्यान रखो। आप किसी भी चीज के लिए आप सेलर को, बेचने वाले को ये नहीं कह सकते हो कि ये जो गुड्स है ये आपको मुझे देना है, नहीं। कोई भी एक्ट नहीं कहता है कि आप यानी कि दूसरे को है फिर उसको बाउंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बायर है, बायर ये कहे, ठीक है, सेलर ये कहता है कि नहीं ठीक है, ये आप यहाँ से गुड्स ले जाओ, परचेज कर लो। ठीक है, अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो गुड्स हैं वो आपको कैसे लेके जाने हैं। तो पर फिर भी कहीं ना कहीं बायर भी क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं गुड्स की, और जो सेलर्स जो होते हैं वो भी गुड्स की डिलीवरी करते हैं, और जो बायर हैं वो भी। ये एक दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर, ठीक है, उन दोनों की आपस की जो मतलब तालमेल है उसके ऊपर वो डिपेंड किया जाता है कि कौन यानी कि गुड्स की डिलीवरी करेगा और वो कैसे करेगा, लॉस किसका बियर किया जाएगा। ठीक है, कि ये सब कुछ जो होगा वो डिपेंड करता है। मान लीजिए एक शॉपकीपर है, वहां पे एक मतलब फैसिलिटी है कि क्या है कि जो गुड्स है वो मतलब डिलीवर करता है। अब सिंपल है कि जैसे डोमिनोज है, ठीक है, डोमिनोज ने अपना खुद का है कि वो आसपास के एक पर्टिकुलर लोकेशन तक या फिर एक उसे तक लिमिट तक वो आसपास में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, और वो भी उस केस में फ्री। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसीलिए किया कि ताकि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ये आप और अगर बायर, ठीक है, बायर अगर मान लीजिए रास्ते में, ठीक है, क्या रास्ते में वो जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं कि रास्ते में कि वो जो है डैमेज हो गया, गिर गया, तो क्या उस केस में बायर का लॉस होगा? ऑब्वियसली नहीं, उस केस में बायर का कोई लॉस नहीं होगा। तो वही सेम चीज है, लिखा है कि वेयर द सेलर ऑफ द गुड्स एग्रीज टू डिलीवर देम एट हिज ओन रिस्क। ठीक है, कि जो गुड्स का जो सेलर है वो एग्री करता है उन्हें डिलीवर करने के लिए उनके अपने खुद के रिस्क पर। तो वेयर द सेलर ऑफ गुड्स एग्रीज टू डिलीवर देम एट हिज ओन रिस्क, ठीक है, अपने खुद के ऑन रिस्क पर उन्हें डिलीवर करता है एट अ प्लेस अदर देन, उस जगह पर अदर देन व्हाट दे आर व्हेन सोल्ड। ठीक है, कि जहां पे बेचे गए थे वहां नहीं, यानी कि अदर प्लेस पे द बायर शेल टेक एनी रिस्क ऑफ डिटोरेशन इन द गुड्स। ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर बायर एग्रीड करता है कि ठीक है वो वहां पे बहुत दूर का है, कि इसमें बायर एग्री करता है कि ठीक है कोई भी लॉस होगा, क्योंकि देखो मेन चीज है कि सेलर इतने बहुत डिस्टेंट प्लेसेस पे
कभी भी उसमें डिलीवरी जो होंगे वो गुड्स की नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे गुड्स की डिलीवरी इतने डिस्टेंस प्लेसेस पे? क्योंकि वहां पे जो लॉस का जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि जो कोई भी जो गुड्स लॉस किए जाएंगे वहां पे सेलर को और ज्यादा क्या होगा, लॉस बियर करना पड़ेगा। लेकिन अब वहां पे ये डिसाइड किया जाता है कि जो बायर है, जो लॉस होगा वो कम वो बायर के द्वारा किया जाएगा। तो यानी कि वेयर दे आर व्हेन सोल्ड द बायर शेल, ठीक है, अनलेस अदरवाइज एग्री। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है, देखो यहाँ पर भी एग्रीज का पॉइंट लिखा हुआ था और यहाँ पर भी आपके पास एग्रीड का पॉइंट लिखा है। तो द बायर शेल अनलेस अदरवाइज एग्रीड टेक एनी रिस्क ऑफ डिटेरियोरेशन इन द गुड्स। ठीक है, तो वो गुड्स में डिटेरियोरेशन के रिस्क को ले सकता है। तो टेक एनी रिस्क ऑफ डिटेरियोरेशन इन द गुड्स, ठीक है, नेसेसरली इंसिडेंट टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। ठीक है, नेसेसरली जो कि रास्ते के ट्रांजिट के जो वे हैं, जो ट्रांजिट का जो कोर्स है उसके इंसिडेंट है। नेक्स्ट क्या है, बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जो बायर का अधिकार होता है, बायर का राइट होता है गुड्स को एग्जामिन करना। ठीक है, कि ऑब्वियसली क्या बायर का राइट्स नहीं है, अगर कोई भी गुड्स को लेने से पहले आप देख सकते हो, ठीक है, कि उसका एमआरपी आप चेक कर सकते हो, उसका प्राइस चेक कर सकते हो, कैसे मिलके बना है। ठीक है, बहुत सारी केसेस हैं, बहुत सारे सिचुएशंस हैं, आप उन्हें देख सकते हो। सो बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर, जहां पर जो गुड्स है वो डिलीवर्ड किए गए हैं बायर को, विच ही हैज नॉट प्रीवियसली एग्जामिन, जो कि उसने पहले एग्जामिन नहीं किए। तो बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स में वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर, जहां पे जो गुड्स हैं वो डिलीवर्ड किए गए हैं, लिखा है वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर विच ही हैज नॉट एग्जामिन्ड। ठीक है, यानी कि जो कि उसने पहले एग्जामिन नहीं किए। ही इज नॉट डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड देम अनलेस एंड अनटिल ही हैज हैड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। देखो मतलब कि ये उसका राइट बनता है, गुड्स को वो तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तब तक एक्सेप्ट गुड्स को नहीं करेगा कि जब तक कि वो उन्हें प्रॉपरली क्या एग्जामिन नहीं कर सकता। तो he is not deemed to have accepted them unless and until, तो उसको he is not deemed to have accepted them। ठीक है, तो वो डीम नहीं होगा कि वो उन्हें एक्सेप्ट करे तब तक, unless and until he has had a reasonable opportunity of examining them for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract। Unless and until he has had a reasonable opportunity of examining them। ठीक है, कि जब तक कि उसके पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी कि ठीक है कि तब तक कि वो गुड्स को अच्छे से देख ना ले। ठीक है, देखो अब क्या होता है, अब गुड्स आपने क्या किया, आपने गुड्स को मतलब कि परचेज किया। ठीक है, आपने गुड्स को अगर परचेज किया है, गुड्स को परचेज किया और आप अपने घर लेके आए, उसके बाद आप देखते हो, अगर उसके बाद आप नोटिस करोगे, उसके बाद आप देखोगे, उस केस में क्या है, तो क्या कोई सेलर रिपीट करेगा, तो क्या कोई सेलर एक्सेप्ट करेगा या नहीं? तो अब सेलर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? ये तो एक सिंपल सा है, क्योंकि फिर इस केस में सेलर एक्सेप्ट नहीं करता। तो buyer's right of examining the goods में where goods are delivered to the buyer which he has not previously examined, जो कि उसने पहले previously examined नहीं किया। He is not deemed to have accepted them unless and until he is not deemed to have accepted them। ठीक है, वो यानी डीम नहीं होगा कि उनको एक्सेप्ट करे अनलेस एंड अनटिल ही हैज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, उसको नहीं दी जाएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट में अनलेस अदरवाइज एग्रीड, देखो सभी में लिखा हुआ है ना, कोई यहाँ पे बाउंडनेस कुछ तो नहीं लिखा, सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स टू द बायर, नो,
ठीक है, तो लिखा है अनलेस अदरवाइज एग्रीड, ठीक है, अगर जब तक कि वो एग्रीड नहीं होता या फिर मुझे उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है, तो व्हेन द सेलर टेंडर्स डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर, कि जब सेलर व्हेन द सेलर टेंडर्स डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर, कि जो सेलर है वो गुड्स की डिलीवरी टेंडर करता है किसे, बायर को। व्हेन द सेलर टेंडर्स डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर, ठीक है, ही इज बाउंड to afford the buyer a reasonable opportunity of examining the goods for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract. तो he is bound he is bound, ठीक है, तो वही लिखा है unless otherwise agreed when the seller tenders delivery of goods to the buyer, कि जब सेलर होता है वो गुड्स की डिलीवरी को, ठीक है, बायर को देता है। ही इज बाउंड, ही कौन, यानी कि सेलर इज बाउंड, ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट टू अफोर्ड द बायर अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, तो ऑब्वियसली तो यानी कि अगर वो डिलीवरी भी देगा, ऐसा नहीं है कि उसके बायर के प्लेस पे गुड्स अगर छोड़ दिया, ठीक है, तो वहां पे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एक जो अपॉर्चुनिटी है वो खत्म हो जाती है गुड्स को एग्जामिन करने की। तो अगर सेलर ने बायर के प्लेस पे भी गुड्स को क्या किया है, डिलीवर किया है, तो वो फिर भी बाउंड है कि बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने की कि वो गुड्स को क्या कर दे, एग्जामिन कर दे, ठीक है, तो वो गुड्स को क्या करे, एग्जामिन करे। तो ही इज बाउंड, ठीक है, टू अफोर्ड द बायर अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो वो बाउंड है टू अफोर्ड द बायर, बायर को अफोर्ड करे अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स, ठीक है, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, गुड्स को एग्जामिन करने की एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining whether they are in conformity with the contract, कि इस पर्पस के लिए ascertain करने के लिए whether ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंफर्म है या नहीं। तो he is bound on request to afford the buyer a reasonable opportunity of examining the goods, तो गुड्स को एग्जामिन करने की एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी। नाउ द नेक्स्ट इज, अच्छा इतने पॉइंट्स मैंने आपको समझाए, ठीक है, आप एक बार इसको देखो, रीड करो यहाँ से, ठीक है, मैं बस अभी 2 मिनट में आई, मैं एक बार वॉशरूम से होके आती हूँ, आप इतने यहाँ तक प्लीज रीड करो, देखो इसी में कोई डाउट तो नहीं है।
इतना पॉइंट समझ में आया सबको? यस मैम। इतने पॉइंट समझ में आए ना? यहाँ पे लिखा है रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंट प्लेस। ठीक है, रिस्क जहाँ पे गुड डिस्टेंस प्लेस पे डिलीवर होगा। तो देखो सभी में एक एग्रीज के भी पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। ठीक है, बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। कह रहे बायर यानी डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स व्हेन ही इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड देम। अब मेन सिंपल है कि देखो गुड्स एक्चुअल में बिलोंग किसके करते हैं? सेलर के। ठीक है, परचेज कौन कर रहा है? बायर। आप जब वहां से शॉप से उन गुड्स को मतलब कि एक पॉलीथीन में या फिर एक पेपर बैग में लेके आते हो, इट मीन्स क्या? इट मीन्स कि आपने उन गुड्स को क्या कर दिया है? आपने उन गुड्स को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो इसका यही मतलब होता है आपने फिर उन गुड्स को क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया, यानी कि आपने उन गुड्स को मान लिया है। ठीक है, तो उस केस में बताओ, उस केस में क्या होगा? बताओ उस केस में क्या होगा? एनीवन? मैम एक बार फिर से बताना। कि जैसे मान ले कि जैसे आप सिंपल है, अगर बायर है, ठीक है, बायर कोई ना कोई इंटीमेशन या कोई ना कोई इंडिकेशन तो यानी कि सेलर को देगा ना कि उसने गुड्स क्या किए हैं, उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। तो यानी एक्सेप्टेंस में क्या होता है? द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। कि जो बायर है वो यानी कि उसे माना जाएगा कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। कब? कि जब व्हेन ही इंटीमेट्स टू द सेलर, कि जब वो सेलर को बताता है, सेलर को इंटीमेट करता है दैट ही हैज एक्सेप्टेड देम। ठीक है, क्या बताता है? वो उन्हें बताता है कि उसने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। और व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू हिम, और कि जब गुड्स है वो उन्हें क्या हो गए हैं? डिलीवर्ड हो गई हैं। और when the goods have been delivered to him, तो यानी कहीं क्यों? क्योंकि अब देखो सिंपल सा एक ओनर है, ठीक है, एक, क्योंकि उस केस में एक ओनर है, सेलर ओनर है, ठीक है, तो वो बायर है, बायर क्या है? ओनर है। तो इसमें बायर है वो बताएगा, ठीक है, जो बायर है वो सेलर को इंटीमेट करेगा कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं। ठीक है, द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। The buyer is deemed to have accepted the goods when he intimates to the seller, ठीक है, that he has accepted them, or when the goods have been delivered to him, और कब जब जो goods होगा वो उन्हें delivered किया जाएगा। And he does any act in relation to them, ठीक है, और वो कोई भी एक्ट करेगा उसके बदले में, which is inconsistent with the ownership of the seller, जो कि यानी कि सेलर की जो ओनरशिप है, सेलर की ओनरशिप से वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। तो which is inconsistent with the ownership of the seller, or when after the lapse of a reasonable time, or when आफ्टर द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम, यानी कि रीजनेबल टाइम अगर मान लीजिए खत्म हो जाता है। ठीक है, अब सिंपल है कि उसने सेलर को इन्फॉर्म नहीं किया कि उसने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, ही डज एनी एक्ट इन रिलेशन टू देम, ठीक है, विच इज इनकंसिस्टेंट, कि मान लीजिए वो कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो कि सेलर की ओनरशिप के अलावा क्या है? इनकंसिस्टेंट है। तो ही डज एनी एक्ट, वो ऐसा कोई भी एक्ट करता है इन रिलेशन टू देम, उसके रिलेशन में वो कोई भी ऐसा एक्ट करता है which is inconsistent with the ownership of the seller, जो कि सेलर की ओनरशिप से क्या है? इनकंसिस्टेंट है।
आफ्टर द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम, ठीक है, अगर एक मतलब एक रीजनेबल टाइम है, अगर एक रीजनेबल समय क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो एक रीजनेबल टाइम के एंड के बाद, तो आफ्टर द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम ही रिटेन्स द गुड्स, ठीक है, विदाउट इंटीमेटिंग टू द सेलर। तो यानी कुछ टाइम के बाद, ठीक है, ये गुड्स को मतलब कि सेलर को रिटेन करने के मतलब कि सेलर को उसने इन्फॉर्म नहीं किया। अब देखो कुछ टाइम हो गया, ठीक है, कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट किया या नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि उसने गुड्स को रख लिया है, उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर दिया है, ठीक है। तो ही रिटेन्स द गुड्स, ठीक है, विदाउट इंटीमेटिंग टू द सेलर। तो कुछ एक्ट ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस का जो एक्ट है वो देना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस का जो एक्ट होता है वो बताना पड़ता ही है। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि उसमें जो गुड्स हैं वो ओनरशिप के राइट से बिलोंग करते हैं, कि किसका जो ओनरशिप राइट है, तो इसीलिए जो गुड्स है वो बताना पड़ेगा। तो वही लिखा है बायर एक्सेप्टेंस में। अब है नेक्स्ट पॉइंट, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। अब देखो कि रिजेक्टेड गुड्स, अब भाई सिंपल है, उसने उन गुड्स को क्या कर दिया है, अब अगर उन गुड्स को उसने एक्सेप्ट किया है, फिर तो वो जो गुड्स है, इसका मतलब गुड्स को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जो वो ओनरशिप है, जो राइट है, वो अब बायर का हो गया। अब उस गुड्स के साथ कुछ भी हो, वो किसका होगा? बायर का होगा। जैसे लिखा है अनलेस अदरवाइज एग्रीड, ठीक है, जब तक कि एग्रीड नहीं होता, या जब तक कि एग्रीड नहीं किया जाता, या फिर अनलेस अदरवाइज एग्रीड वेयर गुड्स आर डिलीवर टू द बायर, ठीक है, जब तक कि जो गुड अनलेस अदरवाइज एग्रीड वेयर गुड्स आर डिलीवर टू द बायर, जहाँ पे जो गुड्स हैं वो आर वेयर गुड्स आर डिलीवर टू द बायर, जहाँ पे जो गुड्स हैं वो बायर को डिलीवर्ड किए जाते हैं। लिखा है वेयर गुड्स आर डिलीवर टू द बायर, ठीक है, जहाँ पे जो गुड्स हैं वो बायर को डिलीवर्ड किए जाते हैं। एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम, और उसने यानी कि उन्हें एक्सेप्ट करने को क्या कर दिया? मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम, ठीक है, ध्यान रखना, जहाँ पे उसने उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया। एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम, उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया, रिफ्यूज किया। हैविंग द राइट सो टू डू, ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा नहीं है कि वो मना नहीं कर सकता, बिल्कुल वो एक्सेप्ट करने के लिए मना कर सकता है। मान लीजिए कि बायर ने ऑलरेडी सेलर ने लेट कर दिया, बहुत डिले कर दिया, तो बायर मना कर सकता है। बायर बोल सकता है कि मुझे इस रेट पे नहीं लेना, लिखा है ना कि उनको एक्सेप्ट करने के लिए गुड्स चाहे उसके प्लेस पर ही क्यों ना सेलर ने दे दिए हो। तो ये सब कुछ पॉइंट सेलर को अपने माइंड में रखना है कि बायर कभी भी गुड्स को लेने के लिए मना कर सकता है। और हमेशा ध्यान रखें सेलर कि जब तक कोई बायर है खुद से अपने पास एक्शन नहीं कर रहा है, बायर है जो वो खुद से अपने यानी कि एक्ट नहीं कर रहा है, तो लिखा है अनलेस अदरवाइज एग्रीड, ठीक है, जब तक कि वो एग्रीड नहीं होता। वेयर गुड्स आर डिलीवर टू द बायर, जहाँ पे जो गुड्स हैं वो डिलीवर्ड किए गए हैं बायर को। एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम, ठीक है, और वो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए क्या? मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम, ठीक है, ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू द सेलर। अब इसका मतलब क्या? अगर उसने उनको, तो अब सेलर ये कहे, ठीक है, कि अब आप हम बाउंड हैं ये गुड्स को हमें रिटर्न करने के लिए, इन गुड्स को हमें देने के लिए। एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम, क्या? ठीक है, एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम हैविंग द राइट सो टू डू, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको ये कहन करने का राइट नहीं है, राइट है। ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू द सेलर, तो वो सेलर को
ठीक है, रिटर्न करने के उन्हें बाउंड नहीं है। तो ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू दी सेलर। ठीक है, सेलर को वो रिटर्न करने के बाउंड नहीं है। बट इट इज सफिशिएंट इफ देखो अब सिंपल है कि सेलर बायर ने, ठीक है, इन्फॉर्म किया, बायर ने बोला कि ठीक है ये जो गुड्स हैं, बायर ने कि ये जो गुड्स मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट उसको इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। अगर वो उसको देखो उसको इन्फॉर्मेशन तो देना पड़ेगा कि या तो वो गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा है या वो गुड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक्सेप्टेंस के बारे में उसको बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है, ठीक है, अगर जब तक उसने सेलर के पास पेमेंट आ गई है, इसका मतलब कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर पहले आ जाती है, अगर सेलर के पास पेमेंट नहीं आई है, इसका मतलब कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, तो हैविंग द राइट टू सो टू डू, ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू द सेलर। तो वो सेलर को वापस करने के, रिटर्न करने के बाउंड नहीं होता। तो ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू द सेलर। ठीक है, तो वो सेलर को रिटर्न करने के बाउंड नहीं होता। बट इट इज सफिशिएंट इफ ही इंटीमेट्स टू द सेलर। ठीक है, लेकिन देखो ये लिखा है कि ये सफिशिएंट होगा अगर वो सेलर को बताता है, सेलर को इंटीमेट करता है क्या कि उसने उन गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया। तो ये एक अच्छा है कि सफिशिएंट है कि वो सेलर को इन्फॉर्म कर दे। ठीक है, लेकिन बाउंड नहीं है कि जैसे सेलर कहे कि नहीं अब तो ये गुड्स आपको रखने पड़ेंगे, अब आपको इसकी पेमेंट देनी ही पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, इसलिए। नेक्स्ट है liability of buyer for neglecting or refusing delivery of goods। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है liability of buyer। बायर की एक लाइबिलिटी होती है फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ठीक है, पहले इस पॉइंट को समझते हैं। क्या पॉइंट है? व्हेन द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कोई मस्ट वर्ड नहीं लिखा है कि सेलर को जो गुड्स है वो डिलीवर करने ही पड़ेंगे। जब सेलर रेडी है, ठीक है, और विलिंग है गुड्स को डिलीवर करने के लिए, तो व्हेन द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक डिलीवरी। ठीक है, और रिक्वेस्ट करता है बायर से डिलीवरी को लेने के लिए, and request the buyer to take delivery, and the buyer does not within a reasonable time after such request। कह रहे हैं कि buyer does not within एक reasonable time के अंदर नहीं such request take delivery of the goods। ठीक है, मान लीजिए लिखा है does not, और अगर मतलब कि उस रीजनेबल टाइम के अंदर, ठीक है, उन गुड्स की डिलीवरी को नहीं लेता है। मान लीजिए कि सेलर ने अज्यूम किया कि वो ले लेगा, ठीक है, वो जो गुड्स हैं बायर के प्लेस पर ही रहे या फिर जो भी रीजन है, तो एंड बायर डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम। देखो एक रीजनेबल टाइम भी बहुत जरूरी है। ठीक है, और कि उन या तो उनको इन्फॉर्म करें, कभी ऐसा भी नहीं है, ठीक है, अगर गुड्स की उसने डिलीवरी को लेने के लिए मना कर दिया तो ऐसी उसकी वैकेंसीज भी होती है। ठीक है, उसकी वैकेंसी मतलब कि उसके पास सॉरी जो उसकी लायबिलिटीज है, उसकी लायबिलिटीज भी होगी, तो वो लायबिलिटी भी हमें देखनी पड़ेगी, उन लायबिलिटीज को भी हमें करना है। सो लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स की डिलीवरी को निग्लेक्ट और रिफ्यूज करने के लिए बायर की जो लायबिलिटी है, तो व्हेन द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स। ठीक है, जब सेलर रेडी होता है और विलिंग है टू डिलीवर द गुड्स एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक डिलीवरी, और रिक्वेस्ट करता है बायर से कि डिलीवरी को ले, एंड बायर डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम। ठीक है, और बायर एक रीजनेबल टाइम में नहीं, उसकी रिक्वेस्ट के बाद टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, और वो गुड्स की डिलीवरी को लेता है, he is liable to the seller for any loss। ठीक है, तो क्योंकि देखो ये उसकी निग्लेंसी है, ठीक है,
ये उसने इस फैक्ट को क्या किया है, उसने इस फैक्ट को निग्लेक्ट किया है। ठीक है, उसने इस पॉइंट को क्या किया है, निग्लेक्ट किया है, उसने इस पॉइंट को क्या किया है, रिफ्यूज किया है। सो ही इज लायबल टू द सेलर। ठीक है, तो वो लायबल होता है सेलर को फॉर एनी लॉस के लिए। ठीक है, ओकेजन बाय हिज निग्लेक्ट और रिफ्यूजल टू टेक डिलीवरी, जो कि डिलीवरी को लेने के लिए उसके द्वारा निग्लेक्ट किया गया है। ठीक है, तो जो भी उसके द्वारा ये फैक्ट निग्लेक्ट किया गया है, रिफ्यूज किया गया है, उसे लेने के लिए वो लॉस को, एंड ऑल्सो फॉर अ रीजनेबल चार्ज फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो अब मेन चीज है कि वो एनी कोई लायबल है अगर उस गुड्स की कस्टडी के लिए, केयर के लिए कोई भी रीजनेबल चार्जेस भी हैं, तो वो उसको सेलर को पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले इस कंडीशन को क्रिएट करके बाद में गुड्स को, देखो हाँ एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का उसका राइट है। ठीक है, लेकिन उसके साथ उसे इंटीमेट करना है। ठीक है, बताना है। अगर वो इंटीमेट नहीं करता है, नहीं बताता है विद इन दैट टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड तक, ठीक है, वो एक टाइम है, तो उस टाइम तक वो उसे इन्फॉर्म नहीं करता है, देन द सेलर की लाइबिलिटी होती है। तो सेलर की खुद की इच्छा है, लाइबिलिटी है कि फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, की गुड्स की डिलीवरी को वो रिफ्यूज करे, मना करे, और उसे क्या करे, निग्लेक्ट करे। तो लायबिलिटी ऑफ बायर, तो लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट्स ऑफ द सेलर। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इस नथिंग इन दिस सेक्शन में जो कि सेलर के अधिकार को, सेलर के राइट्स को अफेक्ट करता है, वेयर नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑफ द बायर टू टेक डिलीवरी। ठीक है, जहां पर जो बायर का जो निग्लेक्ट का रिफ्यूजल है, वेयर निग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑफ बायर, बायर के जो निग्लेक्ट और रिफ्यूजल है टू टेक डिलीवरी, ठीक है, अमाउंट टू रेपुडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने को माउंट करता है। पहले इसमें देख लो इतना जो पॉइंट है वो समझ में आया सबको या नहीं, फिर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अभी तक जो हमने पॉइंट, स्मॉल स्मॉल पॉइंट जो कि हम जानते हैं, बस इन्हें मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगी। बताओ। मैम निग्लेक्ट का मीनिंग क्या है? निग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, आप इग्नोरेंस, इग्नोर करना, निग्लेक्ट कर दिया। ओके मैम। ठीक है, आप निग्लेक्ट में लिख लो लैक ऑफ अटेंशन एंड ड्यू केयर, कि मतलब ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये गलती से होने वाला, तो लिख लो लैक ऑफ, तो लैक ऑफ अटेंशन एंड ड्यू केयर। इसका मतलब है लैक ऑफ अटेंशन एंड ड्यू केयर। ओके मैम। ठीक है, तो buyer not bound to return the rejected goods, liability of buyer for neglecting or refusing delivery of the goods। अब तक के में कोई डाउट है किसी को, पूछिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अच्छा चलो 5 मिनट पहले आप लोगों से मैं खुद डिस्कस करती हूँ, पूछ लेती हूँ।
बताओ ये परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में ये पार्ट डिस्कस किया था। अच्छा मुझे ये बताओ ये वाला बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, ये पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करो, ये पॉइंट बताओ। मैम इसमें जो सेलर होता है वो बाउंड नहीं होता डिलीवरी के लिए। वेरी गुड, वो बाउंड नहीं होता जब तक कि बायर बायर मतलब अप्लाई नहीं करे। हाँ ठीक है, वो बाउंड नहीं होता, बाउंड नहीं होगा, ध्यान रखना कि बायर सेलर से गुड्स ले रहा है, ठीक है। तो वो सेलर अब ये सेलर बताएगा कि उसको कहाँ पे लेना है, उसके प्लेस पे लेना है। तो ये सेलर की अपनी खुद की एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है या फिर उसके म्यूचुअल कंसेंट है उसका। अब ये बताओ रूल्स एज टू डिलीवरी में, रूल्स एज टू डिलीवरी का पॉइंट बताओ। मैम जो इसमें सेलर होता है वो बाउंड नहीं होता कि गुड्स को बायर को वो सेंड करे, क्योंकि इसमें कोई टाइम फिक्स्ड नहीं होता। टाइम फिक्स नहीं होता, डिपेंडिंग, इसमें टाइम का कंसेप्ट तो है, फाइन। नहीं प्रॉपर नहीं बताया, प्रॉपर बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का कंसेप्ट समझो, फिर मुझे प्रॉपर एक्सप्लेन करो। चलो न, कोई भी नहीं बता रहा, कोई तो एक्सप्लेन करो रूल्स एज टू डिलीवरी। whether it is for the buyer to take possession of the goods or for the seller to send them to the buyer। ठीक है, देखो whether it is for the buyer, buyer के लिए होता है कि goods को ले वो, ठीक है। it is for the buyer to take possession of the goods, कि वो goods के possession को ले, और फॉर द सेलर, सेलर के लिए टू सेंड देम टू द बायर, कि सेलर के लिए कि वो गुड्स को क्या करे, बायर को भेजे। ये क्वेश्चन है जो कि दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के ईच केस के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बिटवीन द पार्टीज, यानी पार्टीज के बीच में क्या है, वो एक्सप्रेस है और इम्प्लाइड है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, पार्टीज के बीच में वो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड है। अपार्ट फ्रॉम सच कॉन्ट्रैक्ट गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम सच कॉन्ट्रैक्ट गुड्स जो बेचे गए हैं, तो देखो उसी प्लेस के हिसाब से आपको वही सब कुछ स्टार्टिंग से पहले से प्लेस के जो डिलीवरी के रूल्स है वो बताए थे, और दोनों के पॉइंट में यही डिस्कशन है कि एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली दोनों ही पार्टी को एग्री करना पड़ेगा कौन से प्लेस पे और कहाँ पर वो गुड सप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। सेलर बाउंड है कि देखो रीजनेबल टाइम पे गुड्स को सेंड करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप लोगों ने एक भी पॉइंट नहीं बता रहे हो, फिर क्या स्टडी कर रहे हो? अगर एक भी पॉइंट नहीं बताए तो फिर आप लोग क्या स्टडी कर रहे हो? सिंपल सिंपल सा ये पॉइंट का है, प्लेस ऑफ पॉइंट का है। सेलर बाउंड नहीं करता, इज बाउंड टू सेंड, ठीक है। सेलर बाउंड है कि वो रीजनेबल टाइम तक के गुड्स को सेंड करेगा,
ठीक है, अगर वो थर्ड पर्सन की पोजीशन पर है, जब तक कि वो गुड्स बाय सेलर के पास नहीं आ जाएंगे तब तक कि बायर गुड्स को, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करेगा और सेलर गुड्स को सॉल्व नहीं कर सकता। सेलर गुड्स को तभी सॉल्व करेगा जब जो गुड्स हैं वो सेलर के पास होंगे। तो वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन द पोजीशन ऑफ अ थर्ड पर्सन, अगर जो गुड्स हैं वो थर्ड पर्सन की पोजीशन में है, ठीक है, तो सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, कि उसके बिहाफ पे वो गुड्स को क्या करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है, डिमांड और टेंडर जो है डिलीवरी में भी ट्रीटेड एज इनइफेक्चुअल, ठीक है, जब वो इनइफेक्चुअल ट्रीट की जाएगी अनलेस मेड एट अ रीजनेबल आवर, जब तक कि वो एक रीजनेबल आवर तक नहीं बनती। क्या रीजनेबल आवर होगा, वो एक फैक्ट का क्या है, क्वेश्चन है। तो व्हाट इज ए रीजनेबल आवर इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, वो दोनों के ऊपर उनके म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा। कुछ नहीं पता आप लोगों ने, कुछ नहीं बताते हो, सब कुछ मुझे बताना पड़ता है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी थी ना, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। चलो इसको भी अभी एक बार रिकॉल करेंगे, जो कुछ थोड़े थोड़े से जो सिंपल से पॉइंट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। बाकी सब कुछ हम कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेलर और बायर के बीच में, ये पार्ट भी मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है, वो पार्ट ऑलरेडी हमारा हो चुका है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन भी आपको बताया था, कंडीशंस एंड वारंटीज भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अच्छा ये मुझे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताओ, ये एग्जाम में बहुत आता है, ये जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, बताओ। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, बताओ इनके बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, वही है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वेयर, ये आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, दोनों में डिफरेंस है कि एक सेल का होना और कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट में होता है कि हम इस गुड्स को तब उस क्या करेंगे, खरीदेंगे, ठीक है, या फिर हम उसे तब क्या करेंगे, बाय करेंगे। सो ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, एक जो सेल ऑफ गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर, ठीक है, जहां पर वेयर बाय सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, ठीक है, जहां पे सेलर ट्रांसफर करता है और एग्री करता है कि प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर करेगा, बायर को देगा। इट मींस ट्रांसफर का मतलब यहाँ बताओ क्या है, मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसफर का मतलब क्या है यहाँ पर, मैम ओनरशिप। वेरी गुड, ओनरशिप। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो वो जो उसका जो, अब वो जो गुड्स के लिए
मैं उस गुड्स के साथ कुछ भी करूं, वो जो गुड्स का जो अधिकार होता है वो किसका होता है, वो जो राइट है, वो जो गुड्स के ऊपर जो राइट होगा वो किसका होगा, ऑनर का। ऑनर का। वो जो अधिकार होगा, वो जो राइट होगा, वो ऑनर का होगा। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो एक सेल ऑफ गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है वेयर बाय, जहाँ पे द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स, कि जहाँ पे जो सेलर है वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है या एग्री करता है बायर को कि वो जो प्रॉपर्टी का उसका जो अधिकार था वो भाई कुछ पैसों के लिए वो दूसरों को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। सो वेयर बाय सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस, देयर मे बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट, ठीक है, ऑनर और अदर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। यहाँ देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल भी हो सकता है, कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उसने कहा कि नहीं अभी मेरे पास गुड्स नहीं है, या फिर 5 बजे हैं, 5 o'clock 6 o'clock है, वो तभी गुड्स आएंगे, वो तभी गुड्स मिलेंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एब्सोल्यूट और कंडीशनल हो सकता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, ठीक है। नेक्स्ट पे, वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, ठीक है, कह रहे हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर की जाती है सेलर से बायर को। तो वेयर, ठीक है, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स में जो प्रॉपर्टी है इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर। ध्यान रखना कि जो है वो गुड्स हैं वो जो ट्रांसफर किए जाते हैं सेलर से बायर को। तो ये सेल है, लेकिन वहां लिखे जाएंगे कि ये जो गुड्स हैं हम कुछ कंडीशंस पे या फिर कोई भी सर्टेन कंडीशन पे फ्यूचर में वो गुड्स ट्रांसफर करेंगे। आप दुकान पे गए हो, ठीक है, दुकान से आपने कहा, आप दुकान से गुड्स है उस समय में परचेज करके लेके आ गए हो। अगर आप उस समय में शॉप से गुड्स को परचेज करके लेके आ गए हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। अगर आपने उनसे डिस्कशन की, कहा कि मैं 2 दिन बाद, ठीक है, इस टाइम पर, ठीक है, ये मैं गुड्स को लेके जाऊंगा, तो ये क्या हुआ, अभी आप दोनों की टू सेल, डिस्कशन हुई है। वेरी गुड। तो ये क्या है, एग्रीमेंट टू सेल। ये एग्रीमेंट हुआ है, दोनों के बीच में म्यूचुअल कंसेंट हुआ है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, किसका, सेल करने का। सो एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। तो वेयर ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, कि जहाँ पे गुड्स में जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है इज टू टेक प्लेस एट ए फ्यूचर टाइम, जो कि फ्यूचर टाइम पर होगा, और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, और या फिर कुछ कंडीशन से देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड, और वो जो कुछ कंडीशन से वो क्या होंगी, फुलफिल होंगी। द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। नेक्स्ट है, एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स ए सेल व्हेन द टाइम elapses, ठीक है, और कंडीशंस आर फुलफिल्ड, ठीक है। कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट टू सेल है वो सेल कब बनेगा। देखो सिंपल सीधी सी बात है कि जब मान लो 2 दिन बाद वो उसी टाइम, या फिर वो 2 दिन बाद ही वो पर्सन है वो गुड्स को लेने आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब वो एग्रीमेंट टू सेल से क्या बन गया, सेल बन गया। तो एग्रीमेंट टू सेल में डिसाइड किया जाता है कि फ्यूचर में हम ये जो मतलब सेलिंग बाइंग करेंगे, इन शॉर्ट। और जब हम करते हैं वो सेलिंग बाइंग को, उसे कहा जाता है सेल। तो ये ध्यान रखना। तो जब हम सेलिंग बाइंग को करते हैं उसे हम सेल कहते हैं, और जब हम फ्यूचर में करेंगे उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट टू सेल। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, पूछा जाता है कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आज मैं सेल्स ऑफ गुड्स सेट कंप्लीट कर रही हूँ, इसके रिगार्डिंग इस पूरी पीडीएफ में, ठीक है, जो टॉपिक हमें करने थे आपको बताया है। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी उसको देखो, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको पूरा बताया है और आपको वो सारा क्या करना है, कवर भी करना है। तो वही, वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर,
द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल, बट वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ द, ठीक है ना, इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम, जो कि कहाँ होगी, फ्यूचर टाइम पर होगी, ठीक है, और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, ठीक है। एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स ए सेल, एग्रीमेंट टू सेल बिकम ए सेल व्हेन द टाइम elapses और कंडीशंस आर फुलफिल्ड, ठीक है, कि जब टाइम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, व्हेन द टाइम elapses, जब टाइम खत्म हो जाएगा और कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, सब्जेक्ट टू विच प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। और जो अब वो जो ओनरशिप है वो क्या हो गई है, दूसरे पर्सन की हो गई है, वो ओनरशिप नेक्स्ट पर्सन की हो गई है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा पार्ट है, ये वाला नहीं आपको नहीं बताया था ना, अच्छा ये पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये बताइएगा, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं सभी या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, बताओ आप सभी को याद है या नहीं, ये हमने कवर किया है, ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं, कुछ नहीं पता। अब मैं जो इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ अब उसको समझिएगा, डेफिनेशंस को, ये पॉइंट नहीं कवर किया था, तो लास्ट है हमारा, ठीक है, थोड़ा 15-20 मिनट्स है, तो उसमें एक बार ये कवर कर लेते हैं। तो देखो मेन चीज, क्योंकि मेन स्टार्टिंग से ही मुझे यहाँ से कवर करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मैंने ये यहाँ से कवर क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये कोई एक न्यू पॉइंट नहीं था आपके लिए, एक न्यू टॉपिक नहीं था आपके लिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का था, ये आप लोगों के लिए एक न्यू कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। अगर ये आप लोगों के लिए एक न्यू कंसेप्ट होता तो फिर भी ठीक है, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक न्यू नहीं था, यहाँ लिखा है जैसे एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, एक एक्ट है, एन एक्ट टू डिफाइन, एक एक्ट है डिफाइन करने के लिए, और अमेंड द लॉ, लॉ को अमेंड करने के लिए, रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। तो वही लिखा है कि ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स के रिलेटिंग जो भी लॉज हैं या कोई भी एक्ट है उसे डिफाइन या उसे अमेंड करने के लिए है, वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स से रिलेटिंग में कोई भी लॉ को हमें डिफाइन करना है या लॉ को हमें चेंज करना है, इट इज हेयर बाय इनेक्ट एज फॉलो, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। This act may be called the Sale of Goods Act 1930. ये कहाँ एप्लीकेबल होगा, ध्यान रखना, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को छोड़ के, तो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, ये सारे इंडिया में, ये फुल इंडिया में एक्सटेंड होता है, तो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को छोड़ के ये बाकी स्टेट में होगा, ठीक है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को छोड़ के, तो ये जितनी भी होल ऑफ इंडिया की स्टेट है उसमें ये एक्सटेंड होता है, तो ये तो हमें मालूम है कि अगर जो भी इस एक्ट में यानी कि सब कुछ है तो वो कहाँ है, वो कंप्लीट होल ऑफ इंडिया में, फुल इंडिया में एक्सटेंड होगा। It shall come into force on first day of July 1930. ये कब आया था, ये 1930 में जुलाई के फर्स्ट डे में आया था। और आगे कुछ और डेफिनेशंस हैं जिन्हें बस आप लोगों को एक बार रीड करना है, समझना है, बाकी इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, और क्योंकि हम काफ़ी एंटायर को रीड कर चुके हैं, जो स्मॉल चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ डेफिनेशंस में। In this act, unless there is anything repugnant in the subject, buyer means a person who buys or agrees to buy goods, ठीक है,
बायर कौन है? खरीदने वाला एक पर्सन है जो कि गुड्स को क्या करता है? खरीदता है, और जो कि गुड्स को खरीदने के लिए एग्री करता है। तो बायर मीन्स अ पर्सन, ठीक है, खरीदने वाला। तो बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स, जो कि गुड्स को खरीदने के लिए बाय करता है और एग्री करेगा खरीदने के लिए। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, ये तो हमें मालूम है कि वो मतलब बायर कौन होगा? जो गुड्स को खरीदेगा और जो गुड्स को खरीदने के लिए हाँ करेगा, जो गुड्स को खरीदने के लिए एग्री करेगा। तो डिलीवरी क्या है? डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो वॉलंटरी का मतलब, डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो भी पोजेशन है, जो गुड्स को हम लेते हैं, उसका वॉलंटरी क्या करना? ट्रांसफर, अपनी मर्जी से उसका वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उसका क्या होना, ठीक है, वॉलंटरी ट्रांसफर। अब है, ठीक है, तो डिलीवरी में यानी ऑनरशिप का ट्रांसफर होना। तो अगर कहीं भी वर्ड यहाँ पे आप डिलीवरी देख रहे हैं, वो मैं आपको बहुत बार बार एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। उसका मतलब वॉलंटरी ट्रांसफर होता है, ठीक है, गुड्स का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेक्स्ट है, गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट when they are in such state that buyer would under the contract be bound to take delivery of them। कह रहे हैं गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट, कि जो गुड्स होते हैं, गुड्स को हम क्या कहते हैं कि जो गुड्स हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में कब होंगे? तो गुड्स आर सेड टू बी इन ए डिलीवरेबल स्टेट व्हेन, जब दे आर इन सच स्टेट दैट, कि जब वो इस स्टेट में है, दैट बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी। ठीक है, कि जब हम, अगर यहाँ कहीं भी वर्ड आएगा डिलीवरेबल स्टेट, का मतलब है कि बायर जो है अब वो उन गुड्स को ले रहा है। ठीक है, बायर जो है वो अब गुड्स की ओनरशिप ले रहा है, जो बायर है वो गुड्स की डिलीवरी को ले रहा है, लेने के लिए बाउंड है। सो व्हेन दे आर इन सच स्टेट, कि जब वो इस स्टेट में होंगे, दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। ठीक है, उनकी गुड्स की डिलीवरी को लेने के लिए क्या है? बाउंड है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप, ठीक है, जो एक गुड्स की ओनरशिप का जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओनरशिप टू गुड्स इंक्लूड, ठीक है, कि जैसे एक प्रूफ तौर पे अगर आपका होगा कि टाइटल मीन्स योर ओनरशिप, ठीक है, तो एक ओनरशिप का जो डॉक्यूमेंट कैसे लगता है पता? बिल ऑफ लेडिंग से। देखो, एक तो बिल से, ठीक है, डॉक वारंट से, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, ठीक है, वॉल फिंगर्स का सर्टिफिकेट है। कि जैसे मान लीजिए मुझे कैसे पता कि ये जो सेलर है ये अपने ही गुड्स को बेच रहा है? तो हो सकता है कि ये जो मतलब इसी से इसने चोरी करके, वो थेफ्ट करके उन गुड्स को ये सोल्ड आउट कर रहा है। ठीक है ना, हाउ डू आई कम टू नो कि दैट दीज गुड्स आर एक्चुअली, ठीक है, बिलोंग टू देम, कि वो जो गुड्स है वो एक्चुअली में उन्हें ही बिलोंग करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स इंक्लूड्स अ बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, जो कि एक लेडिंग के बिल को करता है, तो बिलोंग्स टू ए बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, डॉक वारंट, ठीक है, डॉक वारंट का मतलब बताइए क्या होता है? एक तो लॉ के द्वारा वारंट होता है, जो कि जो गुड्स समुद्र में जाते हैं ना, तो वहां पे लिखा होता है कि दैट, कि ये एंटाइटल्ड टू कि गुड्स इंपोर्ट, की ये पर्सन है, ये इतना ये गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कि वहां पे उसमें डिलीवरी के राइट्स वो सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो अब आप डॉक वारंट समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट बाय विच ओनर ऑफ अ मराइन और रिवर, कि जहाँ पे मराइन का, वाटर का, रिवर का जो ओनर है
डॉक सर्टिफाइज दैट कि जो होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गुड्स इम्पोर्टेड, कि जो होल्डर है वो एंटाइटल्ड है गुड्स को, जो गुड्स इम्पोर्ट किए गए हैं उन्हें करने के लिए, एंड वेयर हाउस इन द डॉक्स, और डॉक्स में वो रख रहा है। ठीक है, तो वहां पे ये एक डॉक वारंट होता है। ठीक है, कि वो वहां पे ये इस गुड्स को इम्पोर्ट करके लेके आया है, तो इसका मतलब ये गुड्स इम्पोर्ट करके लेके, यानी कि वो उसका ओनर है, तो एक सर्टिफिकेट होता है। तो वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट भी है वेयर हाउस में, कि जैसे जो गोडाउन में रखते हैं उसका भी सर्टिफिकेट। देखो, अगर किसी का अपना प्राइवेट वेयर हाउस है, अगर किसी का अपना प्राइवेट वेयर हाउस है तो उसके लिए तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, अगर यानी कि किसी का भी प्राइवेट वेयर हाउस है तब तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो उस केस में तब यहाँ पर आपके पास अगर बहुत सारे पर्सन रख रहे हैं उस वेयर हाउस में, तब उसमें वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, तब वहां पे वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, वार फिंगर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, रेलवे रिसिप्ट चाहिए। ठीक है, जैसे वार फिंगर्स माने जो ओनर्स का जो सर्टिफिकेट है, रेलवे रिसिप्ट है जो रेलवे की जो रिसिप्ट होती है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, कि अलग अलग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, वारंट और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ठीक है, एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, जैसे ये प्रूफ होता है कि जैसे आप इस केस में उस पर यकीन कर सकते हैं कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सॉरी ये जो गुड्स हैं वो इस पर्सन की ऑनरशिप से करते हैं। ठीक है, पहले इसमें बताओ और कुछ समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। फॉल्ट मीन्स रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट। फॉल्ट का मतलब क्या होता है? गलती का, यानी फॉल्ट का मतलब होता है एक रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट। फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या होता है कि ये जो गुड्स हैं जो कि सेलर के द्वारा, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड किए जाएंगे या प्रोड्यूस किए जाएंगे या एक्वायर्ड किए जाएंगे फ्यूचर में। तो फ्यूचर गुड्स है, फ्यूचर गुड्स मींस गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर। ठीक है, जो गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चर्ड होंगे, प्रोड्यूस्ड होंगे और सेलर के द्वारा एक्वायर्ड किए जाएंगे आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को करने के बाद। ठीक है, कि जैसे एक मतलब कि दो बायर और सेलर के बीच में क्या हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बायर और सेलर के बीच में। क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि मुझे इतनी गुड्स फ्यूचर में नीड है, तो उन्हें हम फ्यूचर गुड्स कहेंगे जो कि सेलर के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस किए जाएंगे। नेक्स्ट है गुड्स। ये वॉइस कहाँ से आ रही है? या तो भाई मेरी सुन लो या अपनी बता लो, दोनों काम तो हो नहीं सकते कि आप खुद बोलोगे भी और समझोगे भी, ये काम तो होगा नहीं। ठीक है, तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो गुड्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, गुड्स अगर हम यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यहाँ पे वर्ड है ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो उस गुड्स एक्ट में क्या मतलब है? इसका मतलब है मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, कह रहे हैं एंड मनी, कह रहे हैं एक्शनेबल क्लेम्स और मनी के अलावा हर काइंड की जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स, जो कि स्टॉक और शेयर्स को इंक्लूड करता है, एंड इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, जो कि स्टॉक और शेयर्स को इंक्लूड करता है, क्रॉप्स को ग्रो करता है, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू एंड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, और जो थिंग्स जो कि अटैच है जो कि लैंड के पार्ट को फॉर्म कर रही है। क्लियर? तो विच आर एग्रीड टू बी सर्व बिफोर सेल, ठीक है, और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो कि सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर या सेल से पहले जो सर्व होने के लिए एग्री कर रही है,
तो गुड्स का मतलब है हर काइंड का मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है तो ये हर टाइप की जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसे हम गुड्स बोलेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल आपका सेल्स ऑफ, देखो मूवेबल जो आपके लैंड्स और बिल्डिंग है वो मूवेबल नहीं है, उनके लिए अलग क्या है, एक्ट है, उनके लिए हमारे कानून में एक अलग से, ठीक है, एक्ट बनाया है। लेकिन यहाँ कौन सा है, यहाँ आपके पास इस गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो गुड्स का मतलब होता है हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट, ठीक है। अब जैसे मेन सिंपल है यहाँ पे हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं ना हिंदी में कि दिवालिया निकल गया, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट का क्या मतलब होता है, तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है हु हैज सीज्ड टू पे हिज डेट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट, एक पर्सन है जिसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है, हु हैज सीज्ड टू पे हिज डेट, ठीक है, जो कि उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसके डेट को पे करने के लिए, ठीक है, यानी कि हु हैज सीज्ड टू पे हिज डेट, जो कि उसके डेट को पे करने के लिए मना कर, मतलब नहीं होते उसके पास, और वो अपने जो उसके डेट होते हैं वो क्या आउटस्टैंडिंग ड्यूज होते रहते हैं, वो अपने जो कर्जे हैं उन्हें नहीं पे कर पाता, ठीक है। तो बहुत ड्यूज हो जाते हैं। तो whether he has committed an act of insolvency, देखो उससे कोई मतलब नहीं है उसने कोई इंसॉल्वेंसी का एक्ट किया है या नहीं किया, उसने एक्ट कैसा किया है, मेन बात होती है कि वो पे करने के लिए भी लायबल नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान रखना कि वो पे नहीं कर पाता, वो पे नहीं करता। तो whether he has committed an act of insolvency or not, ठीक है। A person is said to be insolvent who has ceased to pay his debt in the ordinary course of business or cannot pay his debt, ठीक है, as they become due, तो वो अपने डेट को पे नहीं कर पाता। नेक्स्ट है मर्केंटाइल एजेंट। क्या होता है, देखो एक मर्केंटाइल एजेंट का मतलब होता है एक मर्केंटाइल मीन्स द गुड्स। सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखो कि मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है, मर्केंटाइल का मतलब होता है गुड्स। तो मर्केंटाइल एजेंट मीन्स मर्केंटाइल एजेंट हैविंग इन द customary course of business as such agent authority either to sell goods, कि जो आप पे जो एजेंट अथॉरिटी है, ठीक है, यहाँ पे जो मतलब एजेंट है या तो वो गुड्स को बेचेंगे या तो वो गुड्स को सेल करेंगे, और टू कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल, और या फिर वो सेल के पर्पस के लिए गुड्स को क्या करेंगे, कंसाइन करेंगे, और टू बाय गुड्स या फिर गुड्स को खरीदने के लिए, ठीक है, और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, या फिर गुड्स की सिक्योरिटी के लिए पैसे को, मनी को रेज करेंगे। तो मर्केंटाइल गुड्स का मतलब वही है आपके पास, जो कि कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो एक एजेंट, मर्केंटाइल जो एजेंट्स होते हैं, आइदर टू, जो कि गुड्स को सेल करेंगे या फिर उनको सेल पर्पस के लिए आगे भेजेंगे। अगर मैं आपसे कहती हूँ ये एक एजेंट है, ये एजेंट का मतलब भी क्या होता है, एजेंट का मतलब भी होता है दो पर्सन्स के बीच में होने वाला क्या डील, जो करने वाला जो पर्सन होता है। तो एजेंट क्या होता है, दो पर्सन्स के बीच में होने वाला, ठीक है। तो मर्केंटाइल एजेंट मीन्स a mercantile agent having in the customary course of business as such agent authority either to sell goods, या तो एजेंट है या तो गुड्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे, या फिर उसे सेल पर्पस के लिए गुड्स को क्या करेंगे, कंसाइन करेंगे, देंगे। प्राइस का मतलब क्या होता है, प्राइस मीन्स मनी कंसिडरेशन फॉर ए सेल ऑफ गुड्स, कि गुड्स को बेचने के लिए, सेल करने के लिए जो पैसे की जो मनी कंसिडरेशन है, ठीक है। तो प्राइस हेयर मीन्स, प्राइस मीन्स मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स, गुड्स की सेल के लिए जो पैसे बेचने, जो मनी कंसिडरेशन को बोलते हैं। प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ किस में आएगा, अगर यहाँ पे बार बार हमने गुड्स इन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग की बात नहीं की जा रही, पहले तो ये समझ लो।
हर प्रॉपर्टी, एक्चुअली में हम लोगों ने ही अपने हमारी इंडियन मेंटालिटी ने ही क्या समझ लिया है, ये समझ लिया है कि प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड का मतलब होता है हम, क्योंकि हम उसको अपने एक डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और उसको उसी सेंस में समझते हैं। एक्चुअल में प्रॉपर्टी का मतलब डिफरेंट है। सो प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स। तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी कि गुड्स में जो जनरल प्रॉपर्टी है उसे बोलते हैं मीन्स जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मियरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। एक स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती एंड नॉट मेयरली एक स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये ध्यान रखना। एक प्रॉपर्टी इन गुड्स में क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड्स देयर स्टेट और कंडीशन, ठीक है। देखो क्वालिटी का मतलब क्या है कि वो जो गुड्स है वो अभी फिलहाल कैसे, अगर मैं ये बात करती हूँ कि एक मतलब कि इस मतलब फूड की वो क्वालिटी कैसी है, इट मीन्स कि फूड कौन सी कंडीशन में है, फूड अच्छी कंडीशन में या फूड बेकार कंडीशन में है। तो क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड देयर स्टेट और कंडीशन। सेलर का मतलब होता है, सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स, ठीक है। सेलर का मतलब होता है एक पर्सन जो कि गुड्स को क्या करेगा, सेल करेगा या फिर उसे सेल करने के लिए एग्री करेगा। बस 2 ही पॉइंट्स रह गए हैं, फिर मैं एंड करती हूँ। तो स्पेसिफिक गुड्स कौन से होते हैं? स्पेसिफिक गुड्स का मतलब आपके पास सिंपल है कि गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कि जैसे मान लीजिए 2 पर्सन है, 2 पर्सन ने बात की कि हमें इस टाइप के गुड्स की रिक्वायरमेंट है, तो उस पर्सन के लिए या उस सेलर के लिए, तो यानी कि दोनों की डीलिंग में वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक गुड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक गुड्स। तो यानी स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड, जो कि गुड्स आइडेंटिफाइड किए गए हैं और एग्री किए गए हैं अपॉन एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, उस समय जिस समय सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। क्लियर हुआ? ठीक है। एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। देखो देखो कुछ भी चीज मतलब काफी कुछ चीजें जो कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर डिफाइन नहीं किया गया, तो एक्सप्रेशंस यूज्ड किया गया और जो इस एक्ट के अंडर डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया गया, हैव द मीनिंग असाइन टू देम इन दैट एक्ट। उस एक्ट में उनका जो मीनिंग है, ठीक है, असाइन किया गया है। हैव द मीनिंग असाइन टू देम एट दिस एक्ट में उनका मीनिंग क्या किया गया, अटेंड यानी कि डिसाइड किया है। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872। देखो ध्यान रखना, जहां पर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होता है, एक्चुअल में सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी एक कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी एप्लीकेबल हैं, लेकिन जहां आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो एक सभी एक्ट को डील करता है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एक सेल्स ऑफ जो गुड्स है वो आपका स्पेसिफिक जो हमारा बाइंग एंड सेलिंग होता है उसे डील करता है। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872, तो 1872 की एक्ट 9 की प्रोविजंस के जो एप्लीकेशन है, जो उसका यूजेस है, ठीक है। तो द अनरिपेल्ड प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 save in so far as they are inconsistent with the express provisions of this act, जो कि इस एक्ट के एक्सप्रेस प्रोविजन से वो इनकंसिस्टेंट है, shall continue to apply to contracts for the sale of goods, ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो shall continue to apply to contract, ठीक है। तो यानी कि उनके जो प्रोविजंस है वो अलग अलग है, इनकंसिस्टेंट है, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रोविजन है और इस कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रोविजन है बहुत डिफरेंट है, अलग है।
सो इसी के साथ हमने आज के अपने इस टॉपिक को भी फिनिश कर दिया। और मैंने आपको ये जो सेल्स ऑफ गुड्स सेक्ट था इसे दोबारा भी और एक बार, ठीक है, 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा और देके आपको समझा भी दिया है, बता दिया आपको, और एक दो बार इसमें समझाया, एक्सप्लेन किया है। तो जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, ठीक है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, डेफिनेशन, ये एंटायर जो आपके लिए मेन टॉपिक है वो आपको दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। आज मैंने इस यूट्यूब पे वीडियोस भी डाल दी हैं, आपकी कंडीशंस एंड वारंटीज की भी डाल दी हैं, सो प्लीज हैव अ लुक, ठीक है। बच्चे डिमांड कर रहे थे, मैंने उस पर दे दिए। कंडीशंस एंड वारंटीज भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हम कवर कर चुके हैं। तो ये ऑनरशिप का राइट्स है सेलर्स और बायर्स के बीच में, ये भी हमने पार्ट कवर किया है, तो प्लीज अच्छे से इनको रीड करना। ट्रांसफर ऑफ टाइटल ये कर लिया हमारे पास, ओनरशिप का जो टाइटल का ट्रांसफर कैसे होता है, कहाँ, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस। और इनमें से ऐसा नहीं है कि आपके पास ही सब कुछ आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि इंस्टॉलमेंट के बारे में आपसे पूछ लेगा, अगर रॉन्ग क्वांटिटी का जो गुड्स डिलीवर किया जाता है, ठीक है। पर एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, क्या आपको ध्यान में रखना है कि जो सेलर और बायर है, ठीक है, और वो जो सेलर और बायर है, जब तक कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं होते, एग्री नहीं करते, आप एक दूसरे को बाध्य नहीं कर सकते, बाउंड नहीं कर सकते। एक्ट क्या कहता है, ठीक है, एक्ट यही कहता है आप जो सामान बेच रहा है उससे पूछिए, आप जो सामान खरीद रहा है, ठीक है। तो ये सभी कुछ में नहीं है, कहीं कहीं जगह आप यानी कि दुकान पे खाना क्या होते हैं लेकर आते हो, ठीक है, कहीं कहीं जगह वो आपको दे के जाते हैं, तो दोनों में डिपेंड है, ठीक है। आप वहां पे उन्हें बाउंड की कंडीशंस में नहीं रख सकते हो। तो एक्सेप्टेंस और जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, देखो जो 3-4 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, गुड्स के अगेंस्ट जो अनपेड सेलर का जो राइट्स है, ये क्वेश्चन बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको अनपेड सेलर का पूरा कंसेप्ट अच्छे से करना है, ठीक है। कौन कौन से गुड्स एंड ट्रांजिट का भी ये जो पॉइंट है ये भी आपको अच्छे से कवर करना है। सेल एंड एग्रीमेंट, जो सेल भी आपको बताया है, ठीक है, और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी है। और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में डील करते हैं उन्हीं पॉइंट्स में से है, ठीक है। सेलर्स के लीन कौन से हैं, टर्मिनेशन ऑफ लीन एंड द स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है, कि कब कब एक मतलब जब गुड्स आधे रास्ते में होते हैं तो सेलर का कब अधिकार बनता है कि उन गुड्स को रोकने का, ठीक है, जब तक कि उसको पेमेंट नहीं मिली होती, ठीक है, वो तभी उन गुड्स को क्या कर सकता है, वो तभी उन गुड्स को रोक सकता है, स्टॉप यानी कि स्टॉप कर सकता है। तो वही है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का है, ये आपको समझा दिया। हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को इफेक्ट किया जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। ये वाला टॉपिक नहीं है। सूट फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सेल में नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से वाला है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग है, इसमें नहीं है, ठीक है। ये सारे पार्ट हम कवर कर चुके हैं। सो इसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है किसी को, बताइए। नो मैम, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर करेंगे, अब हमारी 30 को क्लास है, संडे को क्लास होगी, तो संडे को हम कब कवर करेंगे, LLP के टॉपिक है, और मैंने आपको LLP की फाइल है वो ऑलरेडी सेंड कर दी है, तो हम LLP के टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। ओके मैम, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम LLP जिज्ञासा एक बार अटेंडेंस बोल दो। हाँ, आप एक बार अटेंडेंस बोल दो तो मैं रिकॉर्डिंग भी बंद कर देती हूँ।